दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में आयनिक बंध और विद्युत संयोजकता तथा विद्युत संयोजक यौगिक इन सबको पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे धातुओं की उपस्थिति के बारे में, खनिज के बारे में, अयस्क के बारे में और उसके बाद में धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं धातुओं के उपस्थिति के बारे में। दोस्तों भूपर्पटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है, परंतु समुद्री जल भी कुछ धातुओं का स्रोत है। जैसे इनमें विलेय लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि। अब दोस्तों प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। पहला है मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में और दूसरा है संयुक्त अवस्था में। तो दोस्तों हम बात करते हैं मुक्त या स्वतंत्र अवस्था के बारे में। दोस्तों वह ठोस धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं प्रकृति में मुक्त अथवा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सोना, चांदी। अब दोस्तों हम बात करते हैं संयुक्त अवस्था के बारे में। दोस्तों वह ठोस धातुएं जो क्रियाशील होती हैं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सोडियम, कैल्शियम, जिंक आदि। तो दोस्तों ये हो गया मुक्त अवस्था और उसके बाद में संयुक्त अवस्था। अब हम बात करेंगे खनिज के बारे में कि खनिज क्या होता है। दोस्तों प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं वे खनिज कहलाती हैं। ये सामान्यतया मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि अशुद्धियों के साथ मिश्रित अवस्था में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये हो गया खनिज। अब हम बात करते हैं अयस्क के बारे में कि अयस्क क्या होता है। दोस्तों वह खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता तथा कम खर्च में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हार्न सिल्वर, AgCl। अब दोस्तों यहाँ से स्पष्ट है कि सभी अयस्क तो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। और दोस्तों किसी धातु के एक से अधिक अयस्क हो सकते हैं। दोस्तों अयस्कों को उनके यौगिक की प्रकृति के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है ऑक्साइड अयस्क। इसके तहत आता है बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट आदि। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर है कार्बोनेट अयस्क। इसके तहत आता है कैलेमाइट, सीडेराइट, लाइमस्टोन आदि। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर है सल्फाइड अयस्क। इसके तहत आता है कॉपर पायराइट, सिनेबार, आयरन पायराइट आदि। और उसके बाद में चौथे नंबर पर है क्लोराइड अयस्क, जिसमें आता है हार्न सिल्वर, कार्नेलाइट आदि। तो दोस्तों ये हो गया अयस्क। अब हम बात करेंगे धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। दोस्तों हमें पता है कि जो धातु होते हैं ये मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो हम इसके दो लेक्चर छोड़कर पहले वाले वीडियो में सक्रियता श्रेणी को पढ़े हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो वहां से जाकर उसको पढ़ लीजिए, जिससे यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आएगी। दोस्तों सक्रियता श्रेणी के नीचे वाली धातुएं सबसे कम अपक्रियाशील होती हैं, अतः ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सोना, चांदी, कॉपर आदि। और दोस्तों यहीं पर सक्रियता श्रेणी के ऊपर वाली धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। जैसे उदाहरण के तौर पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। और दोस्तों सक्रियता श्रेणी के जो मध्य में धातुएं होती हैं उनकी जो अपक्रियाशीलता होती है वो मध्यम होती है। तो दोस्तों इनको तीन भागों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें निम्न अपक्रियाशील धातुएं, मध्यम अपक्रियाशील धातुएं, उच्च अपक्रियाशील धातुएं, इस प्रकार से इसको विभाजित किया गया। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि तत्वों के उनके अयस्कों से निष्कर्षण की प्रक्रिया धातु क्रम कहलाती है। तो दोस्तों ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक सारणी बना रहे हैं जिसमें धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण को हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो दोस्तों ये रहा चित्र। अब दोस्तों यहाँ से जैसा कि हमें पता चल रहा है कि जो अयस्क है, अयस्क का सबसे पहले सांद्रण कराया जाता है। और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये तीन भागों में विभाजित हो जाता है: उच्च अपक्रियाशील धातुएं, मध्यम अपक्रियाशील धातुएं और निम्न अपक्रियाशील धातुएं। अब दोस्तों हर प्रकार के धातुओं का अलग अलग तरीके से निष्कर्षण होगा। जैसे अगर उच्च अपक्रियाशील धातुओं की बात किया जाए तो इसके गलित धातु का विद्युत अपघटन कराकर शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों अगर मध्यम अपक्रियाशील धातुओं की बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। इसमें दो प्रकार के अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क का तो निस्तापन करते हैं तब धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, और सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं तब धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका अब अपचयन कर लेते हैं और धातु का शोधन कर लेते हैं तो हमें धातु प्राप्त हो जाता है।
और उसके बाद में निम्न अपक्रियाशील धातुओं की अगर बात करें तो ये सल्फाइड एस के रूप में पाया जाता है। तो इसका भर्जन कर लेते हैं और उसके बाद में धातु प्राप्त हो जाता है, परिष्कलन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।